नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित पे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, फीचर्स ऑफ रिसर्च कि रिसर्च करने के लिए उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मतलब क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं कि द रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम द बायसेस, prejudice and the subjective errors to achieve these objective following are the characteristics of the research। ये 12 तरीके से रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैम इट्स क्वाइट हार्ड टू रिमेंबर 12 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च। नो, आप इसको याद कर सकते हैं 6:6 में। एक काम कीजिए, पहले 12 जो हैं इनको डिवाइड कर दीजिए 2 इवन नंबर में, 6 में। ठीक है मैम, इट इज स्टिल क्वाइट हार्ड टू रिमेंबर। ये अभी भी रिमेंबर करने के लिए कठिन है, तो हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं। 6:6 को अब आप 3:3 में डिवाइड कर दीजिए। तो पहले ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3। मैम ये स्टिल इट इज क्वाइट हार्ड टू रिमेंबर। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रिक बताऊंगी रिमेंबर करने के लिए। ABCD तो आप लोगों को याद होगा ना, तो जब आप इसको ABCD से रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो ये आपको याद आ जाएगा। पहले आप 6 का पैरा पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट करो। जैसे कि जब आप ABCD पढ़ोगे तो A से सबसे पहले क्या आ जाएगा? एक्यूरेसी आ जाएगा। B से आप देख लीजिए 12 कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ भी नहीं है। फिर आप C पे आ जाइए, तो C पे क्या है? क्रेडिबिलिटी है और साइक्लिक है। 3 हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट 3 में आते हैं। फिर C से क्या है? कंट्रोल्ड है। अब आप E पे आ जाइए, तो E पे क्या है? एम्पेरिकल रिसर्च है। ABCDE, E के बाद आप आ जाइए F पे। F से कुछ भी नहीं है। ABCDEFG, G से आ जाइए जनरलाइजाबिलिटी, सामान्यीकरण। ये आपके 6 हो गए। आपने 6 का कोटा पूरा कर दिया। अब आप नेक्स्ट 6 में आ जाइए। ABCDEFG, H से देख लीजिए कुछ भी नहीं है, I से कुछ भी नहीं है, J से कुछ भी नहीं है, K से कुछ भी नहीं है, L से क्या है? लॉजिकल है। ठीक है, M से कुछ भी नहीं है, N से कुछ भी नहीं है, O से क्या है? O से भी कुछ नहीं, O से ऑब्जेक्टिविटी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अल्फाबेटिकली आप ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स को रिमेंबर कर सकते हैं 6:6 के मतलब सेट में। और 6:6 भी अगर आपको हार्ड हो रहा है तो आप 3:3 के भी सेट में रिमेंबर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है कि इसमें आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा फोकस डाल के पढ़ना होगा, क्योंकि ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इन डेप्थ आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी। तो वैलिडिटी मतलब वैधता। वैधता 6 प्रकार की होती है: इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसके बाद क्राइटेरिया वैलिडिटी भी को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 kinds of the criteria validity. These are the predictive validity, concurrent validity and post-dictive validity. वैलिडिटी को हम इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये खुद में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे इन डेप्थ क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं। तो इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की, रिसर्च में की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि वस्तु की निष्ठता होनी चाहिए, उसमें वस्तु निष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, इसको ही अचीव करने के लिए जो रिमेनिंग 11 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती। इसी ऑब्जेक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट करने के लिए वो 11 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रैक्टिस करते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। क्या है? ऑब्जेक्टिव मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी प्रिजुडिस। Researcher usually take utmost precautions that result not affected by their own presence, behavior and attitude. They examine the research method to avoid any bias. वो avoid any bias मतलब biasness नहीं होनी चाहिए। और रिसर्चर के खुद के बिहेवियर, एटीट्यूड और उसके प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब विदाउट एनी प्रिजुडिस होनी चाहिए, मतलब पहले से कोई परिकल्पना नहीं होनी चाहिए, जो है वही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी को पाने के लिए हम रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या जो है इंश्योर करते हैं, क्या क्या अडॉप्ट करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला है प्रोसीजरल सेफगार्ड। जब रिसर्च करने के दौरान जो भी हम प्रोसीजर्स यूज करते हैं वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, मानकीकरण होना चाहिए। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट,
कंसेप्ट्स का ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा आ जाते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? विश्वसनीयता। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या है? इफ एनी रिसर्च यील्ड अ सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम that is undertaken with the similar population in the given context with the similar procedures, it is said to be reliable। ये तो हो गया डेफिनेशन रिलायबिलिटी की, विश्वसनीयता की डेफिनेशन हो गई। इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। थोड़ी बहुत और जानकारी ले लीजिए, क्योंकि वो अक्सर करके MCQ में पूछ लेते हैं, तो वो जानना ज़रूरी है कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑल्सो कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रिलायबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेरिफिएबिलिटी एंड द रेप्लिकेबिलिटी। चलिए हम आते हैं, इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि आखिरकार विश्वसनीयता है क्या। ठीक है, वॉचिंग टेलीविजन ऑन द क्लासरूम परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पर टीवी देखने का क्या परफॉर्मेंस है, इसको हम चेक करते हैं। एंड इफ द रिजल्ट कंक्लूडेड दैट वॉचिंग टीवी इज कॉज द लो ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड अनदर सैंपल टेकन फ्रॉम द अनदर पॉपुलेशन शो द सेम रिजल्ट विद द सेम रिसर्च प्रोसीजर, देन इट कैन बी से द रिलायबल। तो यहां पर क्या था कि पॉपुलेशन सेम थी, प्रोसीजर भी सेम था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो टीवी देखने से क्लास के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में क्या असर पड़ रहा है, इसको हमने अलग अलग पॉपुलेशन पे सेम प्रोसीजर के थ्रू हमने टेस्ट आउट किया, तो क्या हुआ कि सेम रिजल्ट हमें मिला। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलायबल है, विश्वसनीय है। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी को भी हिंदी में हम विश्वसनीयता ही कहते हैं। तो फैम रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी में फर्क क्या है? वैलिडिटी हम कंसिस्टेंसी पर देखते हैं कि जब सेम प्रोसीजर है, सेम कंडीशन है और उसी सेम प्रोसीजर कंडीशन में उन चीज़ों को हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो वो रिलायबल है। क्रेडिबिलिटी क्या है? जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसके दौरान उसमें जो हम इंटरनल प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं वो सही होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, ये क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी में क्या फ़र्क है? रिलायबिलिटी कंसिस्टेंट होती, क्रेडिबिलिटी मतलब जब रिसर्च में हम जो प्रोसीजर्स, कंटेंट या जो सैंपल डाटाज और जो चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं वो हमारा एक्यूरेट होनी चाहिए, ये क्रेडिबिलिटी है। इट इज यूजेस टू बेस्ट सोर्सेज एंड बेस्ट प्रोसीजर इन रिसर्च। व्हाट इज द बेस्ट सोर्सेज एंड बेस्ट प्रोसीजर इन रिसर्च? It measures truth value of the qualitative research or whether the studies finding are the correct and the accurate। इसमें क्या करते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च की ट्रुथ वैल्यू को चेक करते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च करी गई है क्या उसकी वैल्यू सही है या जो उसमें आया है वो सही है, और स्टडीज द फाइंडिंग्स आर द करेक्ट और एक्यूरेट मतलब जो हमें मिला है रिसर्च करने के दौरान, जो आउटकम मिला है, जो वो रिजल्ट मिला है वो कितना करेक्ट और कितना सही है, ये हम क्रेडिबिलिटी में चेक करते हैं। The use of secondary data save the time and reduces the cost. For example, triangulation, which mean the uses of the multiple theories or hypotheses when examine a situation or the phenomenon। हमने triangulation आपको बताया था types of research जब मैं आपको पढ़ा रही थी। triangulation क्या है? triangulation जब प्राइमरी रिसर्च और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को करते हैं तो उस दौरान हमें ट्रायंगुलेशन मिलता है, जिसको इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये खुद में काफी बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे डिस्कस करना इसको उचित नहीं है। तो इट इज एग्जांपल ऑफ द क्रेडिबिलिटी। अब हम आ जाते हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है? वैधता क्या है? एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्ट एटसेट्रा। ये तो हो गई डेफिनेशन। वैधता को आप क्या समझते हैं? दो चीजें होती हैं, एक चीजें या तो सही होती हैं या गलत होती हैं, ट्रू होती है या फॉल्स होती है, एक्यूरेट होगी या प्रिसाइज होगी। जब कोई चीज कही जाती है, जैसे आपने कहा, जैसे हमने कोई बात कही तो आपने कहा कि कितना वैलिड है, कितना सही है, आप कुछ भी बकवास करती रहती हैं। तो एक्चुअली क्या है कि एक ट्रू होता है, फॉल्स होता है। जब आपकी कही हुई बात ट्रू के पाथ को कितना ज्यादा फॉलो कर रही है, एक्यूरेसी के पाथ को कितना ज्यादा फॉलो कर रही है, वो उसके वैलिडिटी को इंडिकेट करता है। अगर वो डाउट में है, वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वैलिडिटी को फॉलो नहीं करेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्ट एटसेट्रा। वैलिडिटी मीन्स अनबायस एंड द फ्री फ्रॉम द सिस्टमेटिक एरर। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन।
वैलिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। वैधता रिलायबिलिटी से, विश्वसनीयता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्यों ना भी हम आपको बताते हैं। टू कीप द रिसर्च इन द राइट ट्रैक इज द इंपरेटिव बिकॉज नो एरर कॉज अकर ड्यूरिंग द मेजरमेंट। आप रिसर्च कर रहे हैं, वैलिडिटी ही नहीं है, तो आपको तो रिसर्च करना पूरा है ना। आपसे इतना पापड़ क्यों बुलवाया जा रहा है? आपसे रिसर्च प्रपोजल बनवाया जा रहा है, रिव्यू करवाया जा रहा है, लिटरेचर सर्वे करवाया जा रहा है, डाटा और ये सब जो एक मिनी रिसर्च आप रिसर्च को कंडक्ट करने के पहले करते हैं, तो इतना पापड़ आपसे क्यों करवाया जा रहा है? अब उसमें वैलिडिटी ही नहीं है तो फिर वो रिसर्च करने का क्या मतलब? आपका टाइम भी जा रहा है, कॉस्ट भी जा रही है, एनर्जी भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है। तो वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? चलिए हम समझते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में फर्क क्या है। इसको इस तरीके से समझिए कि मानिए आप केमिस्ट्री लैब में, केमिकल लैबोरेटरी में आप रिसर्च कर रहे हैं। आपको अपने रिएक्शन मिक्सचर में 2.5 ml क्या करना है? सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक है, आपने मेजर तो किया मीजरिंग फ्लास्क में 2.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन क्या हुआ कि जब मीजरिंग फ्लास्क को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था उस दौरान उसे कॉलिब्रेट नहीं किया गया, उसे एक्यूरेट नहीं किया गया और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मार्केट में सेल कर दिया गया। लेकिन जब वो मेरी लेबोरेटरी में आया तो हमने उसको 2.5 ml मेजर करके अपने रिएक्शन मिक्सचर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये वैलिड है कि रिलायबल है? ये यहाँ पर रिलायबल है, मतलब इसको मैंने अपनी विश्वसनीयता पे तो डाला कि हाँ भाई हमने 2.5 ml जो है मेजर करके डाला है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन वो कॉलिब्रेट नहीं है, वो मीजरिंग फ्लास्क, तो वो क्या है? वो वैलिड नहीं है। ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि मानिए हमें कोई 2 मिलीग्राम हमें कोई हाइड्राजीन पाउडर हमें अपने रिएक्शन मिक्सचर में यूज करनी है। हमने उसको वेइंग मशीन पे वे किया, ठीक है ना। वेइंग मशीन को वे करने के पहले हमने वेइंग मशीन को कॉलिब्रेट नहीं किया, बट हमने उसको 2 ग्राम जो है क्या किया? 2 मिलीग्राम वे कर लिया। तो ये बताइए क्या वो वैलिड है या रिलायबल है? वो रिलायबल है, वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हमने अपने आंखें देखी तो 2 mg वे किया है, लेकिन हमने उसको कॉलिब्रेट नहीं किया, तो वो वहां पे इनवैलिड रिजल्ट भी हमें दे सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इसको और एग्जाम्पल से आप समझिए। यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड सेम several time under the identical condition, the thermometer display the same temperature every time, so the result are reliable। सेम कंडीशन में सेम चीज को अगर आप बार बार मेजर कर रहे हैं और रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो क्या है? रिलायबल है। लेकिन क्या होता है कि इफ द थर्मोमीटर शो द डिफरेंट टेम्परेचर ईच टाइम इवन दाउ यू हैव केयरफुली कंट्रोल द कंडीशंस, आपने कंडीशंस को केयरफुली कंट्रोल किया है, लेकिन हर बार क्या कर रहा है? थर्मामीटर जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मामीटर में ही कोई प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? थर्मामीटर वैलिड नहीं है। अ डॉक्टर यूजेस द क्वेश्चनायर डायग्नोसिस अ पेशेंट विद द लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन। एक डॉक्टर एक क्वेश्चनायर के थ्रू लॉन्ग टर्म से पेशेंट्स को डायग्नोस कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि सेवरल डिफरेंट डॉक्टर्स uses the same questionnaire with the same patient but different diagnosis, it indicate that the low reliability of the questionnaire। but उसी कंडीशन को दूसरे डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा है जो पहले वाला डॉक्टर निकाल रहा था। तो ये यहाँ पर क्या है? रिलायबिलिटी वहां पर उसकी कम है, वो उतना एक्यूरेट रिलायबल क्वेश्चनायर नहीं है। अनदर एग्जाम्पल, इफ अ सिम्टम क्वेश्चनायर रिजल्ट इन द रिलायबल डायग्नोसिस, if the symptom questionnaire result in the reliable diagnosis answer at the different time with the different doctors, this indicate that it has the high validity as the measurement of the medical condition। अब हम आ जाते हैं एक्यूरेसी पे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च, एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, तो एक्यूरेट होनी चाहिए। इसमें और इससे ज्यादा क्या ही कहना। अब हम आ जाते हैं जनरलाइजेबिलिटी। क्या मतलब कि उसका सामान्यीकरण होना चाहिए। जनरलाइजेबिलिटी को पहले आप ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई हम छोटा सैंपल लेकर के रिसर्च करते हैं, किसी पॉपुलेशन की छोटी सी पॉपुलेशन लेकर के हम उसको रिसर्च करते हैं, फिर हम जिस आउटकम पे आते हैं, जिस रिजल्ट पे आते हैं, वो लगभग सभी जगह इक्वली उसी एप्लीकेशन में एप्लीकेबल हो रहा है। वो पब्लिक एट लार्ज या लार्ज पॉपुलेशन पे भी वो एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो क्या है? सही है, उचित है। यही है जनरलाइजेबिलिटी। ये क्या करते हैं? एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दे करके सॉल्व करने लायक है। वेरी सिंपल, जनरलाइजेबिलिटी इज अ मेजर
of how useful the result of the study are for the broader group of the people or the situation. As I told you, if the result of a study are broadly applicable to many different type of the people or situation, the study is said to have been the good generalizability. ठीक है, सिस्टमैटिक फॉलो द सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक होने का मतलब जब आप रिसर्च करोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि हम रिसर्च क्वेश्चन करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, साहित्यिक अवलोकन करते हैं, साहित्यिक अवलोकन करने के बाद फिर हम उसकी ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करने के बाद कि हम किस लिए वो रिसर्च कर रहे हैं वो होनी चाहिए, फिर उसके बाद फिर हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद फिर हम सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करने के बाद डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस करने के बाद डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर उसकी हम जनरलाइजेबिलिटी करते हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो हम रिसर्च करते हैं वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए होना चाहिए। हर एक रिएक्शन में मतलब हर एक रिसर्च की अपनी अलग अलग हायरार्की होती है, उसको फॉलो करते रहना चाहिए, यही है सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है ना। एम्पेरिकल रिसर्च वो एम्पेरिकल होना चाहिए, ऐसे हवा हवाई कोई बात नहीं होनी चाहिए कि अरे आज रिसर्च करने का मन नहीं हो रहा तो कुछ अपने से ही ऐड कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या एम्पेरिकल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। It is the another characteristic of the research, empirical research, that is the based on the observation and the measurement of the phenomenon as a directly experienced by the researcher. The data thus gathered may be compared against a theory or hypothesis, but the results are still based on the real life experiences. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो थियरी और हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होना चाहिए और वो स्टिल बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर होना चाहिए। वो साइक्लिक होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको जब टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा रही थी तो हमने आपको उसमें पढ़ाया था एक एक्शन रिसर्च साइक्लिक। जब तक कि हमें अपने रिसर्च का डिजायर्ड प्रोडक्ट या उसका रिजल्ट हमें ना मिले, हम उसको जो है प्रोसीजर उसको हम फॉलो करते रहना चाहिए। साइक्लिक होने का एक दूसरा मतलब क्या है कि जैसे कि जिस प्रोसीजर पे या जिस कंसेप्ट पे हमने अपनी रिसर्च करी, जब वो सेम प्रॉब्लम आगे सेम प्रॉब्लम पे यूज करने के लिए आ जाए तो उस पर भी उसको फॉलो करके या उसको यूज करके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सके, वो रिसर्च ऐसी होनी चाहिए। समझ में आया क्या है? साइक्लिक रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इन्वॉल्व द रिपीटिंग अ स्टडी ऑफ सीरीज ऑफ द स्टडीज ओवर अ टाइम टू ट्रैक चेंजेस और ट्रेंड्स। अगर ट्रैक चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, और उसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हमने जिस कंसेप्ट पे या जिस प्रोसीजर पे अपनी रिसर्च करी है वो वहां भी एप्लीकेबल हो जाए, यही है साइक्लिक होने का मतलब। एंड द फॉलोइंग आर द सम टाइप ऑफ द साइक्लिक रिसर्च: लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड द ट्रेंड स्टडीज। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हमने आपको बताया है टाइप्स ऑफ रिसर्च में, वो लॉजिकल होना चाहिए। Research is the logical if the ideas are presented in the rational manner, मतलब कि वो बौद्धिकता पर होनी चाहिए, without any jumping to the unfounded conclusion। हमारा मन कर रिसर्च करने का मन नहीं है आज तो हम 2 कदम कूद के आगे चले जाते, जंपिंग नहीं होना चाहिए, वो रेशनल मैनर पे होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एम्पेरिकल होना चाहिए। लॉजिकल इन्वॉल्व द वैलिड रीजन बिफोर रीचिंग टू द कंक्लूजन। कंट्रोल्ड फैक्टर, जैसे कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो जो फैक्टर्स आपके यूज में हैं आप उनको तो यूज कर रहे हो, लेकिन जो आपके यूज में नहीं है वो कंट्रोल्ड होने चाहिए, वो कांस्टेंट होने चाहिए। ऑल वेरिएबल एक्सेप्ट दोज आर टेस्टेड एक्सपेरिमेंटेड अपॉन द कीप कांस्टेंट, मतलब ऑल वेरिएबल्स जो कि आपके टेस्टेड या एक्सपेरिमेंट के यूज में नहीं है कांस्टेंट होने चाहिए। अगर भाई हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो हमारे रिएक्शन पर, हमारे रिएक्शन प्रोडक्ट पर इफेक्ट डालेगा, टेम्परेचर इफेक्ट डालेगा। तो अनदर फैक्टर जो हमारे यूज में नहीं है वो कंट्रोल होने चाहिए। रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, प्रतिकृति होनी चाहिए। नया डेटा या अन्य कंप्यूटेशनल तरीकों का उपयोग करके एक ही वैज्ञानिक प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य के लिए अध्ययन में लगातार परिणाम प्राप्त करना। जब नए डाटा और नए कंप्यूटेशनल तरीकों का उपयोग करके हम लगातार परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो के हम समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।